कुबरनेटिस के काफी सारे पॉड कंट्रोलर्स अवेलेबल है। इन्हीं में से स्टेटफुल सेट्स एक है। आज इसी कहाँ कवर करता है। आज देखते डेटा परसिस्टेंस, डिप्लॉयमेंट और डेटा परसिस्टेंस के साथ इश्यूज, और फाइनली देखेंगे स्टेटफुल सेट्स हमें डेटा परसिस्टेंस में कैसे हेल्प कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें माइस्क्ल पॉड्स डिप्लॉय करने के कुबरनेटिस क्लस्टर पे, तो ये स्टोरेज तो जनरेट करेगा। सबसे पहले ये समझ लो कि स्टेट मतलब डेटा, वो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट हमें करनी है तो दो रिक्वायरमेंट बेसिकली, एक तो रिलायबिलिटी और एक स्केलेबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए हम परसिस्टेंट वॉल्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब अगर लोड ज्यादा आता है तो ज्यादा पॉड्स चलने चाहिए, लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके लिए हम रेप्लिका सेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेप्लिका सेट्स प्रोडक्शन में कोई इस्तेमाल नहीं करता, लोग डिप्लॉयमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक नोड है, उसके अंदर एक परसिस्टेंट वॉल्यूम मैंने अटैच करा पॉड के साथ। ये पॉड हमारा डिप्लॉयमेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा। अगर मैं इसको स्केल करूं, मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करूं, तो क्या होगा, जो नया पॉड क्रिएट होगा वो सेम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसलिए वो पॉड फेल होता रहेगा, क्रैशबैक लूप में चले जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी है उसे रिक्रिएट पे सेट कर दे। तो इसका मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग पॉड है वो डिलीट होगा और उसके जगह नया पॉड क्रिएट होगा। तो हम सिर्फ एक रेप्लिका इस्तेमाल कर पाएंगे इस सिनेरियो। तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, हमारी स्केलेबिलिटी हार्म हो जाती है। और अगर सपोज मैं चाहता हूँ जितने पॉड्स क्रिएट होंगे सबके साथ अपना अपना पीवीसी अलग अलग क्रिएट हो जाए, तो ये डिप्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं करता। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुबरनेटिस ने स्टेटफुल सेट्स बना रखे हैं, इसे एसटीएस भी कहते हैं शॉर्ट में। एक वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट का ऑप्शन आता, तो जो भी पॉड क्रिएट होगा वो अपना एक पीवीसी क्रिएट कर लेगा। जब भी कोई पॉड क्रिएट होता तो उसका नाम बहुत स्पेसिफिक तरीके से रखा जाता, जो भी हम नाम देंगे वो। इसके बाद डैश करके नंबरिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो MySQL नाम रखा तो MySQL-0, MySQL-1 करके नाम मिल जाएगा हमें। और अगर हम सर्विस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर पॉड का नाम MySQL default svc cluster.local। इस केस में क्या, अगर पॉड डिलीट भी हो गया तो जब वापस क्रिएट होगा तो वो सेम नाम से क्रिएट होगा, सेम आईडी लेके आता है। इसलिए कोई दूसरा एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर रहा है तो अगली बार उस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना पड़ता। अब अगर हम रिमोट स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं विद रीड राइट मैनी ऑप्शन, जैसे हमें AWS EFS के साथ मिलता, तो क्या होगा, सपोज हमारे दो नोड्स हैं, एक नोड पे पॉड और पीवीसी क्रिएट हुआ, फॉर सम रीजन वो पॉड रीशेड्यूल हो जाता है दूसरे नोड पे, तो पीवीसी भी उसके साथ ही आ जाएगा, जो भी डेटा था वो परसिस्ट करेगा। बट अगर लोकल स्टोरेज है तो फिर वो एक नया एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट करता। फॉर एग्जांपल AWS EBS में कुछ लिमिटेशंस भी है STS के। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम क्रिएट करता है ये, बट इस क्लेम को क्रिएट करने के लिए पहले से परसिस्टेंट वॉल्यूम एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो एटलीस्ट डायनामिक परसिस्टेंट वॉल्यूम प्रोविजनर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, वरना STS काम नहीं करता। दूसरी चीज कि ये खुद डेटा रेप्लिकेट नहीं करेगा, डेटा रेप्लिकेशन के लिए हमें चीजें सेट करनी पड़ती है। और फाइनली हमें एक हेडलेस सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है STS का एक्सेस करने के लिए, ये खुद क्रिएट नहीं करता इस चीज।